अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब भी हम अपना थीसिस का काम कर रहे होते हैं या हम अपना कोई रिसर्च का प्रपोजल बना रहे होते हैं, तो उस वक्त जब हमारा फ़र्स्ट चैप्टर होता है, स्पेसिफ़िकली फ़र्स्ट चैप्टर को हम किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या आप कह लें कि हर एक इंस्टीट्यूट का कुछ वेरी भी करते हैं, लेकिन मैं जो आपको अभी तरीक़ेकार बता रही हूँ वो एक तरीक़ेकार आप फ़ॉलो करते हुए अपना बना सकते हैं, लेकिन आप उसको मज़ीद अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लें। नेक्स्ट ये अब हम लोग देख रहे हैं कि जी सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास अपने फर्स्ट चैप्टर में कौन सा फर्स्ट नंबर पे क्या पॉइंट आता है और उसमें हम क्या करते हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्योंकि है ही इंट्रोडक्शन का, तो इसके अंदर बेसिकली हमने अपने जो भी हमारा टॉपिक होता है ना उसको बताना होता है कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों के ऊपर कोई थीसिस कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है उनके ऊपर म्यूज़िक का फैक्ट देखने के लिए, तो मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते वक़्त ये उसमें सारी चीज़ें बताऊँगी कि म्यूज़िक क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, कौन-सा म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक्स क्या हैं। ठीक है, फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं, इनकी क्या कैटेगरीज़ होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो क्योंकि मैं अभी अपने थीसिस का इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ। अब मैंने अपने टॉपिक के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, मैंने उन सबको एलैबोरेट करना है। मैंने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में बात करनी है, तो मैं उनके लिए लिखूँगी कि जी उनकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या कैटेगरीज़ होती हैं या क्या डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस उनका होता है। इसी तरह अगर मैं वीआई की बात करूँगी तो उसमें मैं ये बताऊँगी कि ब्लाइंड कौन से होते हैं, फिर लीगली ब्लाइंड क्या होते हैं, इसमें भी कुछ फ़र्क पाया जाता है जो कि हम इंशाल्लाह इनको इंडिविजुअली भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, हम उसके बारे में इन डिटेल लिखते हैं जी अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जब भी हम अपना थीसिस करेंगे उसमें हमें इंट्रोडक्शन देना है, अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है कि कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी क्या एक वजह क्या थी। हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करना होता है। हमने अपने स्कोप्स बताना होता है कि हमारी इस स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या स्कोप है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, हम किस मेथड के ज़रिए से ये चीज़ कर रहे हैं, हमने मेथडोलॉजी में ये भी बताना होता है। देन आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस जो है ये इन्होंने वैसे ही मतलब उसको मेंशन किया हुआ है कि आप उसको प्रॉपर्ली एक दोबारा से एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लें कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा था थीसिस का। लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते। देन आपके पास कंक्लूजन भी आ जाता है, की रेफरेंसेस भी आ जाते हैं और वीएन और प्रूफ रीडिंग भी आ जाती है। ये सारे पॉइंट जो हैं मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। अब अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर की, स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अब कुछ लोग पूछते हैं कितने पेजेस का हो, तो जी 5 टू 7 पेजेस का इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना। अब बाकी आप अपने टीचर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, ऑब्वियसली 3 टू 4 पेजेस का तो हमारा उसके ऊपर डाटा होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया म्यूज़िक के हवाले से और मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से, या वीआईएच या कोई भी और, आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर, आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप अकोमोडेशंस इनके लिए कौन-कौन सी हम करते हैं क्लासरूम के अंदर, मॉडिफ़िकेशंस कौन-कौन सी करते हैं, आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने अपनी रिसर्च के टॉपिक को स्टार्ट करना है, उस इंट्रोडक्शन देना है, उसमें नंबर 1 पे फिर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो पॉइंट डालेंगे वो है हमारे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अपने स्टेटमेंट बनाई, आपका टॉपिक था, आप वहाँ पे वो लिखते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप ये बताते हैं कि आपके रिसर्च करने के पीछे आपका मकसद क्या था, इसके पीछे आपका एम क्या था, आपने कोई ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया होता है वो वहाँ पे आप लिखते हैं। देन फिर आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट रिसर्च के क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर आप बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग अपने पास पेन पेपर रख लें और इनको नोट करते जाएं। मैंने सबसे पहले बताया स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप ऑफ रिसर्च, कि आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, इज इट क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। फिर आप अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड, कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करेंगे या क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप कोई फोकस ग्रुप या और बहुत सी इस तरह से चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई स्केल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ आपने जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर बतानी है। देन आ जाता है आपकी लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस के ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आपने अपनी स्टडी से रेलिवेंट बता देनी है। फिर आप अपनी एक समरी दे सकते हैं, समरी भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर नंबर 1 की सारी डिस्क्रिप्शन के, उसके अंदर हम कैसे चैप्टर 1 को लिखते हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं और उन हेडिंग्स का क्या मतलब है। अच्छा जी, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप हमारे थीसिस के अंदर जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होती
कि हम लोग जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो इसकी डिटेल्स कैसे दें, थोड़ा मज़ीद बताएं। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जो आपके अटेंशन ग्रैबर हों, ठीक है। यानी आपके अल्फाज के देखते साथ ही दूसरे उसको पढ़ना चाहें, दूसरों को इंटरेस्ट पैदा हो कि यार ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आप इस अगर चाहते हैं कि आपका थीसिस एक जो है वो वर्थफुल हो और उसमें कोई लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आपको उसके अंदर अटेंशन ग्रैबर वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। देन आपने वही बात कि आपने अपनी सारी की कॉन्सेप्ट देना है, आपने अपना बैकग्राउंड नॉलेज देना है कि ये क्यों ये चीज़ की जा रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ठीक है। देन आपने अपने जो रिसर्च की प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस हैं उनको क्लियरली आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। अब क्लियरली आर्टिकुलेट से मुराद यहाँ ये है कि आपके जो रिसर्च की प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनमें आपस में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो आपस में मैच होने चाहिए। अब ये नहीं कि रिसर्च आपकी किसी और टॉपिक पे है, क्वेश्चन आपने और बनाए हुए हैं, ठीक है, या आपने अपनी जो भी मसाइल हैं वो डिफरेंट तरीके से एलेबोरेट किए हुए हैं। तो इसके आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, आपने उनको स्पेसिफिक और कंसाइज बनाना है। देन आपने अपनी रिसर्च को जस्टिफाई ज़रूर करना है, आपने बताना है कि मैं ये रिसर्च क्यों कर रही हूँ, आखिर ऐसे कौन से गैप्स रह गए थे जिनकी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। आपने वजह बतानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी रिसर्च की वैल्यू बढ़ेगी, आप जब हमारे पास एक प्रॉपर वजह मौजूद होगी कि हम इस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं। फिर वही बात कि आपने अपने स्कोप भी लाजमी बताने हैं, ठीक है। आपने बताना है कि आपकी रिसर्च की बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है, लिमिटेशंस आपने अपनी बतानी है। आपने ये बताना है कि आपकी कौन सी चीज़ें थी रिसर्च के अंदर जिनको आपने एक्सक्लूड कर दिया, और अगर एक्सक्लूड किया तो क्यों किया, इसके पीछे वजूहात क्या थी, ठीक है। देन फिर आपने अपने मेथडोलॉजी को तरीके के साथ सारा जो है ना उसको डिस्क्राइब करना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, उसके अंदर आपने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो जैसे मैंने म्यूज़िक की बात की थी, तो उसी को देखें तो वो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को इस तरह से एलेबोरेट करना है और फिर आपने उसमें बता दें कि मैंने क्लॉज एंडेड क्वेश्चनर यूज़ किए थे, ठीक है। तो इस बताने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें चीज़ क्या आती है, ठीक है। हाइलाइट द स्ट्रक्चर, मैंने आपको जैसे पहले शुरू में भी ये इन पॉइंट्स का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें वो आपको कह रहा है कि आपको है ना एक रीडर को एक रोड मैप मिल जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, आप कर लें तो वेल एंड गुड, ना करें तो इट्स ओके। देन आपने अपने इंट्रोडक्शन को ना कंक्लूड करना है, ठीक है। और आपने उसके अंदर भी ना कोई की पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। आपने अपनी क्लियर स्टेटमेंट देनी है ताकि रिसर्चर को पता हो कि ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना चैप्टर 1 कर सकते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 2, 3, 4, 5 इंशाल्लाह सब पे हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।